Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 17 and chapter name is छोटी सी हमारी नदी। इस पोएम में एक नदी के बारे में बताया गया है जो छोटी सी है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेरी धार। इसमें राइटर बोलते हैं कि एक नदी छोटी सी है जिसकी धार कैसी है, धारा जिसकी टेढ़ी मेढ़ी है। इस तरीके से गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। उसमें से गांव के लोग जो हैं नदी से निकल कर जाते हैं और उसमें पानी जो है घुटनों भर का है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, घुटने भर का पानी है। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। बैलगाड़ी से लेकर सभी मवेशी, ढोर डंगर का मीन्स होता है पशुएं या मवेशी, तो उसी में से पानी से निकल कर जाते हैं। ऊंचे हैं इसके किनारे पाट इसके ढालू, यानी इसका जो किनारे हैं वो ऊंचे हैं और पाट जो इसका है वो ढालू है, यानी जो इसकी ज़मीन है तलछटी है वो ढालू है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाकाम, यानी जो उसकी तली है उसमें बालू है लेकिन कीचड़ का नाम नहीं है, यानी कीचड़ नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। इसके चारों तरफ कांस एक पौधा होता है वो फैला हुआ है एक पार, और उजले जैसे घाम, और घाम की तरह देखने में लगता है, धूप की तरह लगता है। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। इसके किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है जिसपे एक मैना बैठी हुई है जो किचपिच किचपिच दिन भर आवाज़ करती रहती है, अर्थात बोलती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। सियार एक जानवर का नाम है जो रात को हुआ हुआ करता है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। अमराई अर्थात आमों की बगिया है एक किनारे पर और ताड़ के वन लगे हुए हैं। ताड़ एक नारियल के जैसे वृक्ष होता है। छाहू छाहू बामन टोला बसा सघन, और इसके पास में एक टोला बसा हुआ है, यानी एक गांव बसा हुआ है छोटा सा। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें। जो इस गांव के बच्चे हैं वो नदी में नहाते हैं किनारों पर। गमछों गमछों पानी भर भर के अंग पर डालें, और जो पानी है वो गमछों यानी कि कपड़े का होता है, उससे पानी भर के अपने शरीर पे डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, वे सांझ सवेरे जो है नहा लेते हैं और छोटी छोटी मछलियाँ मारे, और छोटी छोटी मछलियाँ भी मारते हैं। आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ती रगड़ रगड़ कर रहती। जो बहुएं हैं वो बर्तन वगैरह मांजती हैं रगड़ रगड़ कर, कपड़े धोती हैं और घर के सारे काम करने के बाद चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ बारिश का मौसम होता है, तो जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, तो नदी जो है भर जाती है बारिश के मौसम में। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, और वो मतवाली होकर चलती है ऐसे धारा बना के बहुत आराम से, और उसमें काफ़ी धार भी होती है। तो वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। जो ये पानी बहता है तो इससे आवाज़ होती है, कलकल की आवाज़ होती है पानी के बहने से। गंदले जल में गिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। जो गंदा जल होता है उसमें जो चरखी है या गरारी होती है, गिरनी का अर्थ होता है चरखी या गरारी, तो उसमें जो है वो चलती है। आगे बताया गया है गंदले जल में घिरनी विरनी भंवराती चंचल। दोनों उपपारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला मीन्स होता है शोरगुल। तो जो पानी चलता है तो उससे आवाज़ जो होती है तो उससे वन वन में कोलाहल मच जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो वर्षा का जो पानी बारिश होती है तो उसमें सारा गांव जो है उसका टोला जो है वो उछल उठता है और मस्ती करता है, क्योंकि बारिश का मौसम किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो लोग अपनी फसलें बोते हैं। तो इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है, इन्हीं को रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं। और इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसको भी लिखा है। और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है जो पहले भारत में सम्मिलित था, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है,
इंडिया का और बांग्लादेश का। इंडिया में क्या चलता है, जनगण मन चलता है, और वहाँ पे बांग्लादेश में क्या चलता है, अमार सोनार बांग्ला, ये उसकी फर्स्ट लाइन है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर इनको बोलते हैं, जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत का क्या है, जनगण मन, और बांग्लादेश का क्या है, अमार सोनार बांग्ला। तो इस तरीके से ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। ओके, अब हम आगे देखते हैं और कुछ नदी के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे आपको नदी का सफ़र दिखाया गया है कि नदी कैसे स्टार्ट होती है। तो किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से आता है, और झील से, और बारिश से, या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम का मतलब बर्फ़ के पिघलने से आता है। तो नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए जैसे ये नदी की आपको दिखाई दे रही है, नदी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहाड़ों के बीच से होती है, और यहाँ पानी इधर उधर से बहकर आता है और वो मोटी धारा के रूप में बन जाता है। तो वही लिखा है, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम बोलते हैं। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, जैसे यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम बोलते हैं। ये लिखा हुआ यहाँ पे है उद्गम। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और कई धाराएं इसमें आकर मिल जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कई धाराएं इसमें आकर नदी में मिलती हैं। तो नदी जो है मोटी हो जाती है, भले कोई धारा इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, तो मिल जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे नदी गहरी घाटी में वी आकार की बनाती है। देखिए यहाँ पहाड़ों के बीच में वी आकार का बना हुआ है, इधर भी ऊंचा है और इधर भी ऊंचा है, यहाँ जो है नीचा है, तो ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से नदी बह रही है, तो इस तरीके से वी आकार की घाटी में बह रही है। आगे देखिए, कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये नदी पहले से आ रही थी ऊपर से यहाँ पे, और इसी में एक नदी और आके मिल गई है, ये छोटी सी धारा आके मिल गई है, तो इस नदी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी। और ये नदी क्या हो गई, आपकी मेन नदी है या मुख्य नदी है, और ये क्या है, सहायक नदी। आगे देखिए, मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज़ बहती है। नदी जो होती है चट्टानों से टकराकर और काफ़ी तेज़ हो जाती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। देखिए जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है, जलप्रपात। इसको वाटरफॉल भी बोलते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल। देखिए जैसे नदी यहाँ पे आई, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे ढालू है या ऊंचाई से गिर रहा पानी है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल या जलप्रपात बोलते हैं इसको। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यह धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना किसे कहते हैं, जहाँ पे जो नदी बह के आ रही थी ऐसे ऐसे करके, तो जहाँ वो समुद्र में मिलती है तो उस स्थान को, जैसे यहाँ पे मिल रही है, तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नदी का मुहाना। जो नदी का मुहाना है, नदी बह के आ रही थी, यहाँ समुद्र में आके मिल गई, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे मिलती है तो नदी का मुहाना कहते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है, नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। ठीक है, नदी के ऊपर देखिए यहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है, यहाँ से सब गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं इसके ऊपर से हैं, तो नदी के ऊपर ब्रिज भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और बांध का निर्माण भी किया जाता है, जिससे क्या है, बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी भी लेके आती है। जब रास्ते में जो मिट्टी होती है उसको भी बहा के ले आती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। देखिए नदी जो है अपनी मिट्टी समुद्र में नहीं मिलाती है, वो जहाँ पे ढाल कम हो जाती है और समतल हो जाता है ज़मीन, तो वहीं पे वो छोड़ देती है अपने आसपास। आगे देखिए, जब ढाल कम होने के कारण बहाव बहुत कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे विसर्ग या मेंडर कहते हैं। देखिए नदी का विसर्ग या मेंडर क्या किसे कहते हैं, नदी देखिए जब आती है तो उसकी ढाल कम हो जाती है। अगर ढाल ज़्यादा है तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी वो, ठीक है, लेकिन अगर ढाल कम हो गई है यानी समतल ज़मीन हो गई है तो ऐसे ऐसे करके बने चलेगी।
काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाएगी, जहाँ उसको रास्ता मिलेगा उस तरीके से जाएगी। लेकिन अगर वो काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा पानी है, अगर ढलान है, तो सीधे बिल्कुल चलती है, उसके रास्ते में जो भी पड़ता है उसको काट देती है, मिट्टी वगैरह को। लेकिन अगर वो समतल ज़मीन हो गई है, बराबर ज़मीन है, तो वो ऐसे करके चलेगी। ओके, आगे लिखा हुआ है नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती है। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है। ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1 शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग, ढोर डंगर। तो ढोर डंगर मीन्स हमने आपको बताया था अभी, पशु होता है या मवेशी भी बोलते हैं इसी को, पशु या मवेशी, यानी जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं। पेटे मीन्स क्या होता है, तलहटी या नदी के तल में, जो नदी का तल होता है, निचला हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेटे। नेक्स्ट घाम मीन्स क्या होता है, धूप। घाम मीन्स होता है धूप। अमराई मीन्स क्या होता है, आम के पेड़ों की बाग, यानी एक ऐसी बाग जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे हों। सांझ सकारे मीन्स क्या होता है, सुबह शाम। पारो मीन्स क्या होता है, किनारे या तटों, जो नदी का किनारा होता है उसे बोलते हैं पारो। टोला मीन्स होता है छोटी बस्ती या छोटा गांव या मोहल्ला। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है भंवर मीन्स क्या होता है, तेज लहरों से पानी में बनने वाला गहरा गोला। देखिए, कभी कभी पानी में तेज लहरों के द्वारा एक गहरा गोला बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं भंवर। झकाझक मीन्स क्या होता है, चमकीला। घिरनी मीन्स क्या होता है, चरखी या गरारी। रोला मीन्स हमने आपको बताया था, शोरगुल या कोलाहल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विलोम शब्द। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, जिनका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है, विलोम शब्द। इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, अपोजिट वर्ड। ओके, तो छाह का क्या हो जाएगा, अपोजिट या विलोम शब्द, धूप। छाह का मीन छाया होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, धूप। तेज का क्या हो जाएगा, धीमा। तेज का अपोजिट हो जाएगा धीमा। उजले का क्या हो जाएगा, उजले का लिखा हुआ यहाँ पे मैला, उजले का हो जाएगा मैला। चंचल का क्या हो जाएगा, स्थिर या एकाग्र। चंचल का क्या हो जाएगा, स्थिर या एकाग्र। नेक्स्ट वर्ड है गंदला मीन्स क्या होता है, गंदा कोई चीज़, तो इसका क्या हो जाएगा, उजला। सांझ का क्या हो जाएगा, अपोजिट भोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समान तुक वाले शब्द। समान तुक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए, धार का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे पार हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है डार का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे पार, इसका भी पार हो जाएगा, पार या सार, इस टाइप से। नेक्स्ट रोला का क्या हो जाएगा, टोला या बोला। ऐसे ही चालू का क्या हो जाएगा, बालू या ढालू। ये सब क्या है, समान तुक हैं। समान तुक यानी जिसमें लास्ट की आवाज़ सेम हो या सुनने में एक जैसा लगे, या लास्ट का वर्ड सेम हो। जैसे देखिए, चालू में ला है लास्ट में, और यहाँ बालू में भी लास्ट में क्या है, ला है। लास्ट में क्या है, ला है इसमें भी, तो इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट वन का क्या हो जाएगा, धन। वन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा, जैसे धन हो गया आपका, धन बन। नहाना का जैसे सुहाना या बहाना, इस टाइप से, बहाना। नाम का क्या हो जाएगा, काम या शाम, इस टाइप से। नेक्स्ट रेती का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, रेती का राइमिंग वर्ड हो जाएगा, जैसे सेती, रोती,
इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुवचन। देखिए बहुवचन क्या होता है, इसका अर्थ संख्या से होता है। अगर कोई चीज़ संख्या में एक है तो एक वचन बोलते हैं, अगर ये संख्या से एक से ज़्यादा है तो बहुवचन हो जाता है। तो नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ। अगर नदी एक है तो बोलेंगे नदी है, और एक से ज़्यादा है तो नदियाँ। देखिए बालू का बालू ही रहता है, कुछ शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है तो उसे बालू ही बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे बालू से मकान बनाया जाता है तो बालू ही रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह बालू रहेगा, ठीक है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का क्या होता है, बैलगाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ। नेक्स्ट बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा बहुवचन, बच्चे। बच्चे। नेक्स्ट वन, वन का बहुवचन क्या हो जाएगा, वनों। जैसे बोलते हैं वन में बहुत सारे जानवर रहते हैं, या इसका बहुवचन क्या बोल सकते हैं कि वनों में बहुत सारे जानवर रहते हैं, या वनों में, या वनों की कटाई हो रही है, इस टाइप से। तो वन का बहुवचन क्या हो जाएगा, वनों। नदी का नदियाँ, बालू का बालू ही रहेगा, बैलगाड़ी का बैलगाड़ियाँ, बच्चा का बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए वर्तनी सही शब्द छांट कर लिखना है। वर्तनी का मतलब इसको सही करना है, पाई मात्रा वगैरह जो गलत लिखी है उसमें से छांट के सही लिखना है। तो देखिए आषाढ़ कौन सा इसमें सही होगा, ये सही होगा कि ये, कि ये। तो देखिए आषाढ़ होता है तो ये सही है, ये वाला आपका सही है आषाढ़। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोलाहल। कोलाहल ये वाला आपका सही है, ये गलत हो जाएगा, कोलाहल नहीं होता है, कोलहल भी नहीं होता है। आषाढ़ ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। तो आषाढ़ ये शब्द सही है और ये कोलाहल ये शब्द सही है। नेक्स्ट देखिए सियार, सियार आपका ये शब्द सही है, सियार। नेक्स्ट देखिए बाल यहाँ लिखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाल, भालू, यहाँ भालू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप चाहिए कर लीजिए बलू। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल सही क्या है यहाँ पे, ये बालू सही है। बालू होता है जिससे मकान वगैरह बनाए जाते हैं, या जो रेगिस्तान में मिलती है बालू, जिसको इंग्लिश में सैंड बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें केवल ये सही होगा, बालू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आंसर हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर का है, बच्चे नदी के किनारे क्या करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चे नदी के किनारे खेलते हैं और नहाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, नदी के किनारे रात को कौन सा जानवर हुआ हुआ करता था। तो इसका आंसर है नदी के किनारे रात को सियार जो था वो हुआ हुआ करता था। नदी के किनारे रात को सियार हुआ हुआ करता था। अगला देखिए, कविता में किन किन शब्दों से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं। तो इसका आंसर है, कविता में एक शब्द आया है ढोरडंगर। इसका अर्थ क्या होता है कि शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं। आगे देखिए, भारत की कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखो। तो जैसा कि हमें पता है कि नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, अर्था, रावी आदि नदियाँ भारत की प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक नदी का चित्र बनाएं तथा नदियों से होने वाले लाभों को लिखिए। नदियों से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि नदियों में बांध बनाए जाते हैं और उससे बिजली बनाई जाती है, तथा बहुत से जगहों में नदी का पानी साफ़ करके दैनिक जीवन में यूज भी किया जाता है। नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा हम नदियों को साफ़ किस प्रकार रख सकते हैं। जैसा कि पता है आपको कि नदियाँ आजकल बहुत सारे गंदी हो गई हैं,
तो हमें उन्हें साफ़ कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है 4 to 5 लाइन्स। ओके, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।